तो अगर मैं भूल जाऊं एग्जाम में, मैं एक सिंपल थीम बोलता हूं तुम्हें। एक तो होता है मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, जो कि एक बड़ा होता है अमाउंट, ठीक है। इसके अलावा यदि हम किसी और आइटम के लिए अलग से एक मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करते हैं जो कि टोटल वाले मटेरियलिटी लेवल से छोटा होगा, तो उसे कहा जाता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, ठीक है। जब आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे होंगे तब हो सकता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको ये डिसाइड करनी पड़ जाए। आपको स्टार्टिंग में तो आपने 2 लाख डिसाइड कर लिया, अब आपको लग रहा है, आपके आर्टिकल ने बताया सर परचेस में तो बार बार ना 20-20 हज़ार की कई गलतियां निकल रही हैं, घबरा जाएंगे अपन। हम कहेंगे एक काम करो 15,000 मटेरियल पर डिसाइड करते हैं और उसको ऐसा कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल कितना है, 2 लाख। परचेस 20 लाख की है, उसमें 70 हज़ार की 4 गलती हुई, 2 80 आ रहा है। घबरा कर मैंने क्या डिसाइड करा, सो फॉर परचेस फिक्स द मटेरियलिटी लेवल एट ₹50,000। इस 50,000 को क्या कहेंगे, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब अंग्रेजी में लिख कर देख लेते हैं, इट इज द अमाउंट और अमाउंट्स। अमाउंट और अमाउंट्स मतलब एक भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है ना, डिसाइडेड बाय द ऑडिटर, ठीक है, एट लेस देन द मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कभी टोटल मटेरियलिटी से ज्यादा हो जाएगी? कैसे हो जाएगी यार, वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, ये केवल एक पर्टिकुलर असर्शन या अकाउंट बैलेंस या किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए है। क्यों करते हैं हम ये सब, क्यों परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करते हैं, उसका कारण लिखा है, ये पूरी डेफिनेशन है जिसको ऐसे लिखा गया है, टू रेड्यूस द प्रोबेबिलिटी। हम चांसेस कम करवाना चाहते हैं, काहे के, किस बात के, दैट द एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड और अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट, याद आ रहा है, एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट। एग्रीगेट मतलब इन 70 हज़ार का टोटल, हमें डर लग रहा है, हमें लग रहा है चांसेस हैं कि छोटे छोटे अनडिटेक्टेड एग्रीगेट मिस स्टेटमेंट क्या कर सकते हैं, एक्सीड, क्या कर सकते हैं, एक्सीड कर जाएंगे। किसको एक्सीड कर जाएंगे, साला, एक्सीड द मटेरियलिटी लेवल डिसाइडेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। अब तुम एग्जांपल को देखो बेटा, सेम टू सेम बस इंग्लिश में ही लिखा है, तुमने कुछ नहीं करा है, देखना। पहली बात, ये वो लेवल है, वो अमाउंट है, वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है, ये वो अमाउंट है जो किसने डिसाइड करा है, ऑडिटर ने डिसाइड करा। एक बात क्लियर है, एक लाइन, ये वो अमाउंट है जो ऑडिटर डिसाइड करता है। दूसरी बात, ये अमाउंट उस अमाउंट से कम होता है, बोलो, लेस देन दी मटेरियलिटी लेवल डिसाइडेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, यही बोला है। क्यों कर रहा हूं मैं ये सब, क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं रेड्यूस करना चाहता हूं प्रोबेबिलिटी, इस बात की प्रोबेबिलिटी कि छोटे छोटे मिस स्टेटमेंट मिलकर एक्सीड कर जाएंगे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एज अ होल के लिए। बताओ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो ना बेटा, तो ये एग्जाम्पल के बाद आप खुद से लिख दोगे पूरा, लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना, ऑडिट से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अंग्रेजी। आप पहले एग्जाम्पल लिखिए और फिर डेफिनेशन लिखना। आप डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ोगे आपको पता ही नहीं चलेगा बोल क्या दिया इसने। तो समझ में आया छोटू मटेरियलिटी नाम क्यों दिया, समझ रहे हूं, कम से कम इतना याद रह जाए कि भाई साहब ये मेन वाले लेवल से छोटा होता है। यही लिख के मत आ जाना बस, है ना। अब बस एग्जाम्पल को सोचना, जैसा बताया गया बस उसको सोचना, डेफिनेशन ऑटोमेटिकली तैयार होगा। ये अमाउंट्स का मतलब ये भी है बेटा कि हो सकता है परचेस में आपने 50,000 डिसाइड कर दिया, हो सकता है सेल्स में आप 20,000 डिसाइड कर दो, तो क्या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए
परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का लेवल एक अमाउंट होगा ऐसा नहीं है। हमें सेल्स में भी गड़बड़ लग रहा है, हमें सैलरी में भी गलत लग रहा है, हम वहां के लिए अलग डिसाइड कर देंगे, है ना। तो ये अमाउंट या अमाउंट्स है ना ऐसा। सो फॉर परचेज फिक्स द मटेरियलिटी लेवल एट ₹50,000। इंटर वालों, तुम्हारे लिए डबल होमवर्क है, ऑटोमेटेड पढ़ाया है आज, तो वो भी पूरा लिख कर लाना है, ठीक है। लापरवाही करोगे तो वो चैप्टर सब खराब हो जाएंगे। और एक बात और है, मैं अभी सेकंड चैप्टर एक बार और पढ़ाऊंगा सुबह वालों के लिए, तो मैं तो कहता हूं तुम बैठ ही जाना, है ना, क्योंकि अब स्पीड में काम होगा थोड़ा सा, हो सकता है 2 लेक्चर में खत्म ही हो जाए। तो एक बार और सुन लेना। ये जो स्टैंडर्ड है ना बेटा, ये इंटर वालों के चैप्टर 2 में दिया है, इसलिए बोल रहा हूं। कर दूं ऊपर ये। दिस इज द अमाउंट और अमाउंट्स डिसाइडेड बाय द ऑडिटर। और अमाउंट कितना होगा? लेस देन द मटेरियलिटी लेवल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल, ठीक है। एग्जाम्पल सोच लेना मन में और फिर खुद से कोशिश करना घर पे जाके लिखने की। टू रेड्यूस द प्रोबेबिलिटी, किस बात की प्रोबेबिलिटी? कि एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड या अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट विल एक्सीड द टोटल लेवल ऑफ मटेरियलिटी, है ना। एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट एक्सीड कर जाएगा उस मटेरियलिटी लेवल से जो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए डिसाइड हुई थी। यही मतलब हुआ ना। एग्रीगेट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट ज्यादा होगा किससे? मटेरियलिटी लेवल डिसाइडेड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल से। अगर ऐसा लग रहा है तो हम क्या करते हैं, अलग से छोटा वाला मटेरियलिटी लेवल डिसाइड कर देते हैं, जिसे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं, है ना। तो इसको समझाने के लिए ऐसा लिख दिया। और एग्जाम्पल हो गया। हो गया। चलो 240 रिवाइज करते हैं। कल पूरे 320 का समरी मुझे चाहिए। और समरी कितना छोटा बन सकता है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने लिख के दिखाया है आपको हर चीज को कि कैसे आप उसे सॉर्ट करेंगे। अब समरी भी बनाना भी आपको नहीं आता है, वो सीख लो बेटा, फाइनल में बहुत जरूरत पड़ेगी, बहुत बहुत जरूरत पड़ेगी। कैसे फाइनल की पढ़ाई कैसे होती है बेटा? कल मैं वही ऊपर बैठा था तो ऐसी बातें चल रही थी। 4-4 घंटे के 4 महीने तक लेक्चर लगने भाई साहब। 4 घंटे का ये लेक्चर, 4 महीने तक एक सब्जेक्ट, पूरा इंटर खत्म हो जाए बेटा इतने में। तो सोचो आप, पूरा इंटर खत्म करा दूंगा मैं तो, अगर मतलब अपन अपने लेवल पे इंटर जैसे सब्जेक्ट, इंटर के लेवल पे बात करें तो आपको चीजों को सॉर्ट करते आना चाहिए। उसमें क्या काम की बात है वो निकालते आना चाहिए, है ना। सीखो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए 280 का रिवीजन करते हैं और होमवर्क भी चेक करेंगे। 240, हाँ हाँ सॉरी।
280 तो जिंदगी में नहीं है अभी। करें स्टार्ट। अच्छा, उसमें एक क्वेश्चन और है जो आपको काई में मिलेगा। 200 मतलब अभी 320 पढ़ रहे थे ना, 320 में एक क्वेश्चन और दिखेगा आपको, बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है। ऑडिट प्लानिंग और मटेरियलिटी में क्या कनेक्शन है? जैसे ऑडिट रिस्क में और मटेरियलिटी में पढ़ा, वैसे ऑडिट प्लानिंग और मटेरियलिटी में क्या कनेक्शन है? अब देखना, एक बार खुद से पढ़ना, एक बार मैं कल ऐसा शॉर्ट में बोल के बता दूंगा, है ना। गंदा सा क्वेश्चन है। गंदा किस सेंस में? बोलने में सिंपल लगता है। अच्छा, ऑडिट प्लानिंग पता है, मटेरियलिटी पता है, दोनों को एक साथ बताओ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आपको, है ना। तो एक बार उसको इस नज़र से देखना कि हम एग्जाम में क्या लिखेंगे, है ना, फिर अपन समझ लेंगे। फिलहाल 240, ठीक है। आप तैयार है? पूछना शुरू करूं मैं? ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन लास्ट से। आस्था है क्या सबसे लास्ट में? खड़ी हो जाओ बेटा। कोई बात नहीं, आए नहीं थी मतलब तुम्हें आता होगा ना, तभी तो तुम नहीं आए। तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन का जवाब देना। 240 का नाम क्या था? दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू फ्रॉड। कब? इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर से बोलो। दी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेटिंग टू फ्रॉड। कब? इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डन? बैठ जाओ। फ्रॉड की डेफिनेशन कौन बताएगा? ये कौन है? फ्रॉड की डेफिनेशन बताना बेटा। हाँ, इट इज एन इंटेंशनल एक्ट बाय वन और मोर इंडिविजुअल्स अमंग मैनेजमेंट, TCWG एम्प्लॉइज और थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन। क्यों? टू ऑब्टेन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। बैठो। हाँ, इधर देखो मुन्ना। फ्रॉड के दो टाइप बताओ। खड़े हो जाओ जल्दी से। फ्रॉड के दो टाइप। कितना आसान है यार, वही तो पढ़ा था पूरे स्टैंडर्ड में। FFR और MOA। FFR और MOA। देखो समझो बेटा, अभी भी कह रहा हूं, जो हेडिंग्स बनाने का तरीका बताया ना बेटा, वो बहुत परफेक्ट तरीका है। आप जब घर से निकलते हो यहाँ आने के लिए, एक बार ना वो हेडिंग से बात कर लो। क्या टाइप पता है, क्या FFR पता है? वही तो पूछूंगा यहाँ पर, और क्या पूछूंगा। और इसलिए पूछता हूँ कि आप शायद इस बहाने पढ़ने का डर लगे कि यार चलो नहीं पढ़ना है ना। तो एक बार आप बस हेडिंग बना लो बेटा, और हेडिंग में छोटी छोटी सी हिंट, अगर याद नहीं आता है तो, नहीं तो वो भी मत डालो। कुछ लोग अच्छी मेहनत कर रहे हैं बेटा, कुछ लोग अगली बार करेंगे। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं। तो फ्रॉड के दो टाइप हो गए, FFR और MOA। मजा आएगा अगर कोई MOA के 4 एग्जाम्पल बताएगा तो निकिता बताएंगी। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट के 4 एग्जाम्पल, और सेट को छेड़ने के 4 एग्जाम्पल। ये नहीं बताओगे? अरे यार बैठो। विश्वजीत, MOA के क्या असेट को छेड़ने के 4 तरीके क्या है यार? ले जाओ ना उठा के, मतलब क्या करोगे? और रुक जाओ वो बताएगा। हाँ, इन्होंने जनरल आंसर दिया है पहले कि मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट में क्या होता है, छोटे अमाउंट का होता है, और कौन करता है? परपिट्रेटेड बाय एम्प्लॉइज, है ना। ठीक है, आपको बताना 4 एग्जाम्पल क्या थे वो, मतलब असेट को छेड़ने के 4 तरीके। कैश को चोरी करना, फिजिकल या इंटेंजिबल असेट को चोरी करना, फिजिकल या इंटेंजिबल असेट को पर्सनल यूज में लाना, और उन चीजों के लिए पेमेंट करवाना जो एंटिटी को मिली ही नहीं है। बोलो यारो, कितना सिंपल था ये। अगर आपको इधर डालना है ना, तो उसका एक ही तरीका कि हेडिंग देखकर खुद से बातें करना सीखो। बैठो। अगला आशीष,
FFR के 6 एग्जाम्पल बताना है। वेज टू कमिट FFR याद है आपको? एक कहानी सी बनाई थी, मुझे याद आ रहा है ना ऐसा? हाँ, क्या था वो? हाँ, पहले वो शॉर्टकट ही तुम बोल दो, अगर तुम्हें याद हो तो अपन फिर आराम से बना लेंगे आंसर। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री करते टाइम क्या करना है? इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन और जजमेंट का यूज करना, जल्दी या देरी से रिकॉर्ड करना, और तो और कुछ चीजों को कंसील कर जाना, और बाद में भी इनको अल्टर करते रहना। एंटरिंग इन कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज, यूजिंग इनएप्रोप्रिएट अजम्पशन और जजमेंट, फिर नहीं, एडवांसिंग और डिलेइंग दी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और कंसीलिंग दी फैक्ट रिलेटेड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आखिरी ऑल्टरिंग दी रिकॉर्ड्स। खत्म। आया, बैठो। अगला है FFR करने के, नमन खड़े हो जाओ, 3 तरीके। FFR करने के तो सर ये क्या थी? ये 6 एग्जाम्पल थे, वो 3 तरीकों के 6 एग्जाम्पल थे, याद आ रहे ना? 1 मैन और 2 मिस। हाँ बताइए। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मिस रिप्रेजेंटेशन, मिस एप्लीकेशन, 3 M थे ना? फिर से बोलो। पहला मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दूसरा मिस रिप्रेजेंटेशन, एक और नाम क्या था? इंटेंशनल ओमिशन, और आखिरी मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। डन? वो दिखाओ ना। रुको ना, नहीं मैं पूछूंगा ना, मैं डिसाइड करूंगा। फैकल्टी तुम हो क्या? हमें बताओ ना। अच्छा, एक क्वेश्चन याद आ गया, आप बताएंगे। हाँ, खड़े जाइए। आपको होता है ना, कैश को एम्बेजल करने के 3 तरीके। कैश को एम्बेजल करने के 3 तरीके। मुंडी इसी तरफ रहने देना। हाँ, क्या? इन्फ्लेटिंग दी पेमेंट्स, पेमेंट बढ़ाकर दिखाओ। दूसरा, सप्रेसिंग दी कैश रीड, कैश रीड कम दिखाओ। और बाय कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स ऑफ कैश बुक। फिर से बोलो। पहला, बाय इन्फ्लेटिंग दी पेमेंट्स, बाय सप्रेसिंग दी कैश रीड, और बाय कास्टिंग रॉन्ग टोटल्स ऑफ कैश बुक। ठीक है, बैठो। आपको बताना है, पेमेंट्स को बढ़ाने के 3 तरीके बताए थे। फिक्टिशियस वाउचर एंटर करना, वाउचर ही झूठा है। दूसरा, वाउचर सच्चा वाला है बट बाय इन्फ्लेटिंग दी अमाउंट्स रिटर्न इन दी वाउचर। थर्ड, बाय एंटरिंग दी नेम ऑफ डमी वर्कर्स, बाय मेकिंग पेमेंट टू डमी वर्कर्स। बहुत बढ़िया। रिसीट, मतलब रिसीट को सप्रेस करने के 4-5 तरीके थे। एक था, रिसीट को सप्रेस करने के 4-5 तरीके थे। मैंने नॉट अकाउंटिंग फॉर कुछ करा था। हाँ बोलो। नॉट अकाउंटिंग फॉर कैश सेल्स, नॉट अकाउंटिंग फॉर मिसलेनियस रिसीट, और रुको, तुम सुनाई नहीं दे रहा क्या? टीमिंग और लीडिंग, और अनऑथराइज डिस्काउंट देना, और 2 एक जैसे थे। डेटर को बेड डेट दिखा दो और कैश खुद रख लो। असेट को, पोडियम कहाँ गया? असेट को पूरा राइट ऑफ कर दो और फिर बाद में बेच दो। बोलो ना, असेट को एंटायरिटी के साथ राइट ऑफ करो और बेच दो सब्सिक्वेंटली, और वो कैश रख लो। ठीक है, कितना छोटा स्टैंड, अगर आप ढंग से खुद से रिवाइज करने बैठो ना, कुछ है ही नहीं। क्या बच गया? हाँ, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। तो कौन बोलेगा मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में? हाँ, आप खड़े हो जाइए। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में क्या कुछ बोलना चाहेंगे आप? 2 शब्द बोलना है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। देखो ना कैसे ब्लैंक होता है इंसान। एग्जाम में क्या मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, खत्म। बोले पता नहीं, कुछ तो भी था। सब याद आ रहा है, कहाँ बैठे थे, क्या बोल रहे थे, सर कैसे खड़े थे, क्या सब याद आ रहा है। बस एक ही बात याद नहीं आ रही कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्या था, है ना? इट इन्वॉल्व थेफ्ट ऑफ एंटिटीज असेट। गलत हो गया, ये तो मैसे प्रोविजन ऑफ असेट हुआ ना। मैं तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स पूछ रहा हूं, तो असेट कहां से आ जाएगा बीच में? ये तुम कुछ और, मतलब उसके अंदर की बातें हैं। मैं पूछूं, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स कौन करेगा? इन्होंने कहा एम्प्लॉइज, चलेगा? एम्प्लॉइज कौन सा वाला फ्रॉड करते हैं?
कैश को एम बदल करवा लो, असेट को छेड़ लो, ये काम वो करते हैं। ये काम कौन करता है? हाई मैनेजमेंट कैडर के लोग करते हैं, बड़े लोग, दोज हु आर हैविंग इंटेलिजेंस, है ना? ओके ठीक है, बताओ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्यों किया जाता है? इनकम टैक्स को, अच्छा सुनो पहले नॉर्मल आंसर, फ्रॉड को बढ़ाने या घटाने के लिए हम रिकॉर्ड्स में चेंजेस करते हैं। तो उसके 4 पॉइंट थे, है ना? 4 पॉइंट बताओ। इनकम टैक्स बचाना है और डिविडेंड नहीं देना है, तो ये हो गया प्रॉफिट कम करने के कारण। इनकम टैक्स नहीं देना, डिविडेंड नहीं देना, तो प्रॉफिट कम दिखाओ। अब बढ़ाने के, रेम्यूनरेशन इज लिंक्ड विथ प्रॉफिट, तो हम प्रॉफिट ज्यादा दिखाएंगे। और तीसरा, चौथा, डिविडेंड बांटना है लेकिन प्रॉफिट इनएडिक्वेट पड़ रहा है, तो ऐसा कर लेते हैं। बैठ जाओ। हाँ, फिर से ये तो हो गए क्या? कारण। ये क्या हो गए? कारण। क्यों मैनिपुलेशन करना है भाई? क्या दिक्कत है? प्रॉफिट को बढ़ाना था सर या घटाना था? बोले क्यों प्रॉफिट को बढ़ाना था? डिविडेंड बांटना था सर, रेम्यूनरेशन बढ़ जाता सर हमारा उससे, ऐसा कुछ। अब बताओ कि तरीके कितने हैं? तरीके याद आ रहे बेटा? प्रॉफिट को बढ़ाने घटाने के तरीके क्या होंगे? या तो क्रेडिट साइड बढ़ाओ या घटाओ, या डेबिट साइड बढ़ाओ या घटाओ, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओ या घटाओ, कैपिटल को रेवेन्यू दिखाओ, रेवेन्यू को कैपिटल दिखाओ। फिर से बोलो 4। पहला, क्रेडिट साइड को बढ़ाना या घटाना, डेबिट साइड को बढ़ाना या घटाना, क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाना या घटाना, और कैपिटल को रेवेन्यू, रेवेन्यू कैपिटल दिखाना। लिख पाओगे? कुछ बचा है इसमें? हाँ, फ्रॉड करने के 4 कारण। क्यों कोई धोखा देगा? अपन 4 बोलते थे ना, अपन 4। इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, रेशनलाइजेशन। फिर से, इंसेंटिव, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी और रेशनलाइजेशन। आप देखो बेटा 10 मिनट चाहिए होते हैं बस। अब आपके लिए कोई साथी नहीं मिल रहा है, आप खुद का कागज बनाओ ना हेडिंग का, ऐसे इंटरेक्शन खुद से करते रहो। सोचो अगर 15-20 कागज में अगर आप ढंग से बनाओगे ना बेटा हेडिंग बस, तो 10-15 पेज में आज तक जितना बड़ा है सब आ जाएगा। और डेली पूछो कितनी हेडिंग तुम्हें याद है, जो नहीं याद है उन पर फोकस करना शुरू कर दो, सब सिंपल है। होमवर्क चेक करना है मुझे, मैं उम्मीद करता हूं आपने 240 की समरी बनाई होगी बेटा। कर लूं चेक? चलो वैसे भी 5 मिनट ही बचे हैं तो चेक ही कर लेते हैं। अरे हाँ यार, अब ठीक है, अब कल ही बताएंगे, बता दूंगा, है ना? लिखवाना पड़ेगा इनफैक्ट सिंपल बनाने के लिए। होमवर्क ओपन करके रखना बेटा, जो होमवर्क नहीं करके लाए हैं फाइन निकाल के रखना, 20 रुपए, ठीक है? देखिए ऐसा कुछ समरी होना चाहिए। इधर 230 दिख रहा है आपको, उसकी साइड में पूरा 240 लिखा है, पूरा।
अभी ऐसा लिखा होता तो ठीक है, वहां चाय पियो बढ़िया, इधर उधर देखो और पढ़ते रहो, किसने रोका है पढ़ने से? बताओ ना, कितना कितना प्रॉपर लग रहा है। अभी तुमने ऐसा लिख दिया ना, पूरा उठा दिया, छाप दिया नीले कलर के पेन से, खत्म, क्या ही मन होगा उसको देखने का। तो ऐसा कुछ लिखो ना यार, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते? मैं हर दिन कोई ना कोई पेज ऐसा दिखाता हूँ कि यार ऐसा कुछ करो कि आपका खुद का मन तो करे पढ़ने का। और इसने कैसे लिखा होगा कि इधर 230 भी लिखा हुआ है, इधर 240, उसमें पूरा हो भी गया, कैसे हुआ होगा ऐसा? छोटा बनाना है बेटा, एक बार नोट्स तुम्हें दिए हैं, एक बार तुम्हें पूरा लिखवाया है, अब तीसरी बार तो छोटा ही लिखना है ना, बड़ा तो लिखा हुआ है ना। तुम्हें लगता नहीं नहीं ये छोड़ देंगे तो क्या होगा, अरे तो लिखा है ना पूरा, तो एक बार तो छोड़ने की टेंशन मत लो, बस वो शब्द लिखो जिनसे याद आ जाए, बस इतना समझी होना चाहिए। लो मैडम, बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आप बेवकूफ़ भी बनाओगे बेटा, आप खुद को बना रहे हो, मुझे उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। वो तो बस इसलिए लगता है कि जो लिख रहे हैं, जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उनका रिजल्ट दिखेगा, क्योंकि वो लिखने के बहाने एक बार फिर से घर पे पढ़ते, एक सही टाइम के अंदर रिवाइज करते हैं। ठीक है, चलो बाय बाय, कल पढ़ेंगे।